नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रामदर्श मिश्र की कहानी सर्पदंश। रामदर्श जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तथा अन्य लेखकों की कहानियों का लिंक आपको आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हिंदी हॉरर कहानियों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप हमारे ब्लॉग में जा सकते हैं तथा अन्य कहानियाँ सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्पदंश। भवानी बाबा के साथ सरसों की मूठ मारते थे और गोकुल गिनगिना उठता था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। नीम बेहोशी में उसकी आंखें कभी खुलती कभी बंद होती। उसके तन पर कुछ भी नहीं था, केवल कमर में एक फटी धोती लिपटी थी। आंख में भय की गहरी परत छाई हुई थी। वह अपनी नीम बेहोशी में भी जाने कितनी चिंताओं से गुजर रहा था। जब सांप ने उसे काटा तो उसे अच्छा लगा। चलो चलो कि इस नारकीय जीवन का अंत तो हुआ। और सांप की दवा कराने या झड़वाने के लिए भागा नहीं, बल्कि खेत की मेड़ पर ही लेट गया। लेकिन ना जाने कहां से गांव का एक आदमी पहुंच गया और मेड़ पर पड़े गोकुल को देखकर पूछा, कौन हो भाई, यहाँ क्यों सोए हो? उसके मुंह से निकल पड़ा, गो, 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 गोकुल, सांप। सांप? अरे गोकुल, तुझे सांप ने काटा है? तू यहाँ सोया है? उठ उठ उठ, चल चल चल। और वह गोकुल को सहारा देकर गांव ले आया। भवानी बाबा विष झाड़ने के लिए बुलाए गए। इस जमाने में भी डॉक्टर की दवा न कराकर मांत्रिक से विष उतारने की क्रिया हास्यास्पद ही नहीं, खतरनाक भी कही जाएगी। किंतु मीलों तक इस इलाके में ना कोई अस्पताल है न डॉक्टर। कोई जाए तो जाए कहाँ? कौन है जिम्मेदार जिंदगियों के खतरे का? भवानी बाबा ही डॉक्टर हैं। लोगों का अगाध विश्वास है उन पर और उन्हें भी अपने मंत्र पर पूरी आस्था है। विश्वास और आस्था का सहयोगी यहाँ संकट का सहारा बनता है। हरिजनों की इस बहुत छोटे से टोले में ऊंची जातियों के भी काफी लोग जमा हो गए थे। वे तमाशा देख रहे थे। भवानी बाबा पूरी आस्था से अपना मंत्र चला रहे थे और ऊंची जातियों के कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन यह गोकुल इतनी रात गए खेत की मेड़ पर क्या करने गया था? जरूर जरूर खेत में चोरी करने गया होगा। अरे, यह जहां पड़ा था वह तो प्रधान का खेत है। अरे, यह तो जन्म का ही चोर है, तभी तो सर्व फल भोग रहे हैं। अब करे चोरी। देखिए, आप लोग बकवास मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। यह नहीं होता कि भगवान से प्रार्थना करे कि आदमी जी जाए। भवानी बाबा झल्लाकर बोले। लोग चुप तो हो गए, किंतु आंखों में व्यंग भरकर मुस्कुराते रहे। कुछ यह कहते चले गए, हाँ, भगवान से प्रार्थना करो, बड़ी कीमती जान है चुट्टे की। भादों की रात झाएं झाएं कर रही थी। भीड़ में एक दिया टिमटिमा रहा था। भीड़ छटते छटते एक चौथाई रह गई थी। भवानी बाबा का मंत्र स्वर रह रहकर मुखर हो उठता और गोकुल तेजी से जमीन पर हाथ रगड़ता हुआ आगे पीछे झूमने लगता था। भवानी बाबा के स्वर में थकान उभरने लगी थी। कई घंटे हो गए, गोकुल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। भवानी बाबा भीतर से कहीं निराश होने लगे थे। गोकुल की बीवी छाती पीटकर उसके पास रो रही थी। बच्चे भी चिल्ला रहे थे। भवानी बाबा ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया और दूर बैठा दिया था। हवा रह रहकर तेज हो उठती थी और दीपक की लौ बुझते बुझने को संभल जाती थी। एकाएक गोकुल का 7 वर्षीय बेटा चिल्लाता हुआ आया और उसे लिपटकर चिल्ला पड़ा, अरे ओ बाबा, ये तुम्हें का हो गया? बोलत काहे नहीं हो? गोकुल ने बलपूर्वक आंखें झपझपाई, सिर झटका, लगा जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसमें एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई पड़ने लगी, जैसे भीतर ही भीतर अपने से लड़ रहा हो। भवानी बाबा को लगा कि उनका मंत्र काम कर रहा है। उनकी जाती हुई आस्था लौट आई। वे फिर वेग से मंत्र मारने और चमत्कार करने लगे में उद्यत हो गए। गोकुल ठीक होने लगा। कुछ देर बाद वह स्थिर हो गया। पंख की तरह पलके फड़फड़ाकर सामने अपने बेटे को देखकर चिल्ला पड़ा, अरे ओ बचवा, भवानी बाबा की जय। भीड़ चिल्ला पड़ी, हे भगवान, तुमने मेरी लाज रख ली। बहुत जाबित सांप से पाला पड़ा था, ले जाओ इसे, नहलाओ धुलाओ। सुबह हो रही थी। भीड़ छट गई थी। गोकुल की बीवी उससे लिपटकर रो रही थी, हे राम, मेरा क्या होता? गोकुल भी रो पड़ा।
पूरा परिवार उसके भीतर हाहाकार कर उठा। कुछ देर बाद उसने कहा, बचवा की माँ, मैं सोऊंगा, एक लंबी नींद सोऊंगा, तुम भी जाकर सो रहो। वह लेटा लेटा सोचने लगा, मैंने क्यों जिंदगी से छुटकारा पाना चाहा? मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होता, क्या करता? मैंने परिवार के लिए क्या किया? क्या मुझे क्या मुझे मुझे और बाप होने का अधिकार रह गया है? मेरे सामने ही मेरा घर उपवास करे और मैं मर्द और बाप बना रहने का दावा करूं? लानत है, लानत है मुझ पर। कई दिन से खाने को नहीं मिला। मैंने सोचा रात को प्रधान के खेत से मक्के की बालियां तोड़ना। प्रधान का खेत, और वह प्रधान का खेत कैसे हो गया? लाठी के जोर से चाहे जो कर लो भाई, नहीं तो वह खेत तो मेरा ही है। हलवाई में प्रधान ने वह खेत मुझे दिया था। मैंने जोता, बोया, खेत उफन कर खड़ा हो गया। बस प्रधान के मन में लालच और बेईमानी आ गई। उसने कहा, तुमने मेरे खेतों को ठीक से जोता बोया नहीं, मेरे साधनों का इस्तेमाल कर अपना खेत सजाया सवारा, तुम खेत बदल लो। उसने यह खेत ले लिया और उसके बदले एक बंजर खेत दे दिया। मैंने मंजूर नहीं किया। मैंने तय कर लिया कि इसके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। भादों में तो वैसे ही कोई काम नहीं होता, कुआर में देखा जाएगा। भादों का महीना कितना भयानक होता है हम लोगों के लिए। कुछ काम धाम नहीं होता, घर में खाने के लिए नहीं होता। झपटी, बरखा, चुती हुई छत, बुझा हुआ चेहरा, चारों ओर कीचड़, रेंगते हुए सांप बिच्छू। कल रात मैंने ठान लिया था कि मक्के की बालियां तोड़कर लाऊंगा। भूख से मरते परिवार का दर्द देखा नहीं जाता। यह दुख देखते देखते जिंदगी से विराग हो चला है। और जब सांप ने काट लिया तो मैंने चैन की सांस ली, चलो अच्छा हुआ। लेकिन नहीं, नहीं, मुझे मरना नहीं चाहिए। मैंने सांप काटने की बेहोशी में बचवा की लिपट कर रोते हुए देखा तो मेरे भीतर जीने की इच्छा जाग पड़ी और मैं सांप के जहर से लड़ने लगा। मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, अपने परिवार के लिए जीऊंगा। जिस खेत को मैंने पसीने से सींचा है उसकी फसल काटूंगा। वह फसल मेरी है। मैं दूसरे गांव के अपने भाइयों को जमा करूंगा, अकेला नहीं हूं मैं। उसकी आंख लगी ही थी कि प्रधान का लड़का दरवाजे पर आकर बुलाने लगा, गोकुल, गोकुल, चल पिताजी बुला रहे हैं। वह आंख मलता हुआ उठा और बोला, रात भर जगाऊं, थोड़ी देर तो सो लेने दिया जाए। सवेरे सवेरे ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी? अरे यह तो पिताजी ही बताएंगे। लड़का व्यंग से मुस्कुराया। गोकुल समझ गया कि मामला क्या है। वह एक बार भैंस से कांप गया। फिर उसने अपनी हिम्मत बनाई, चल गोकुल, यही वक्त है वारा न्यारा कर लेने का। डर कर जिंदगी से नहीं जिया जा सकता। वह प्रधान के यहाँ पहुंचा तो देखा काफी लोगों की भीड़ है। देखते ही प्रधान ने तलखी से भरे स्वर में पूछा, क्यों रे गोकुल, तू रात को मेरे खेत में चोरी करने गया था? नहीं तो मालिक। नहीं तो मालिक के बच्चे, ये बालियां किसने तोड़ी हैं? गोकुल चुप। क्या जवाब देता सोचने लगा। सरव चोरी करने गए थे, अच्छा हुआ सांप ने काट लिया। नहीं, मैं चोरी नहीं करने गया था, बालियां तोड़ी थी लेकिन चोरी नहीं की। तो चोरी नहीं की? खेत क्या तेरे बाप का है? खेत तो आपका है लेकिन फसल तो मेरी है। अच्छा, तो तेरी यह हिम्मत है? ये हिम्मत हो गई? सरव मार जूतों की तेरी खाल ना खींच लूंगा। देखिए, गाली मत दीजिएगा, आपका हलवा हूँ, गुलाम नहीं। प्रधान का चेहरा तमतमा गया। उन्हें कल्पना नहीं थी कि यह नाचीज उन जैसी आला चीज का भरी सभा में इस तरह अपमान करेगा। उन्होंने आगे बढ़कर गोकुल को थप्पड़ मारा। दूसरा थप्पड़ मारने जा ही रही थी कि गोकुल ने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया। ताकते क्या हो, खत्म कर दो साले को। उन्होंने अपने लोगों को ललकारा। उनके एक लड़के ने उसके पेट पर एक लात मारी, दूसरे ने उसकी गर्दन पकड़कर दबा ली, एक आदमी ने उसकी बाह पकड़कर मरोड़ दी। उसका दम घुटने लगा, वह छटपटाने लगा, आंखें बाहर निकलने लगी। कुछ देर बाद लड़के ने उसकी गर्दन छोड़ दी और पकड़ने वाले ने उसे जोर का धक्का दिया, चल जा, भाग यहाँ से। वह खटे हुए पेड़ की तरह नीचे लुढ़क गया, ठंडा, निस्पंद। अरे मर तो नहीं गया? भीड़ में आवाज बजबजाने लगी। उसकी पत्नी आंधी पानी की तरह आई और उसके ठंडे शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। बच्चे भी चिल्लाने लगे। हरिजन टोली के थोड़े से लोग दमित आक्रोश लिए खड़े थे और प्रधान के आदमी थाने पर रपट लिखाने जा रहे थे कि गोकुल सांप काटने से मर गया। एकाएक गोकुल का लड़का बाप की लाश छोड़कर उठ पड़ा और भागा। कहाँ जा रहे बचवा? माँ चिल्लाई। अभी आ रहा हूं मैं। वह दूसरे गांव में भागा जा रहा था अपने जाति भाइयों को सूचना देने। उसे याद है उस दिन उस गांव का हरिजन नेता आया था और उसके बपई से कह रहा था कि जीने के लिए हमें एक होकर सांपों से लड़ाई करनी ही पड़ेगी।